ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल वो विल डिस्कस एम्ब्रियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेन जो चीज़ आती है आप लोगों के एग्जाम के अंदर, वो बेसिकली लंग्स की डेवलपमेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो लंग्स है वो कैसे डेवलप होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं, कितनी स्टेजेस के अंदर डेवलप होते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास लंग की डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर हम लोग आज सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो लंग की डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट्स क्या है जी, अगर आप लोगों से पूछा जाए, देखो ना, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि बच्चे के अंदर जो लंग्स की डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि जो बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट होती है वो किस वीक में स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाए कि व्हेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट्स, तो आप लोगों ने कितने वीक्स को पिक करने, 4 वीक्स को। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डेवलपमेंट होती है इनसाइड द फीटस या बच्चे के अंदर, इट यूजली स्टार्ट्स अराउंड 4 वीक्स। 4 वीक्स के अंदर जो ना आपके पास लंग्स की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये तो हमें जो ना वो टाइम का पता चल गया कि हाँ यार इस टाइम में जाके लंग की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब आपके लंग्स की डेवलपमेंट 4th वीक के अंदर स्टार्ट होती है, तो वो किस चीज से स्टार्ट होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि लंग्स अपने आप बनने लग जाएंगे, लाइक इट्स नॉट लाइक दिस। आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होगी जिसने इन फ्यूचर जाके लंग्स बनाने हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर होगी जिसने आगे जाके हार्ट बनाने हैं। तो हर एक चीज हम लोगों ने मतलब सीक्वेंस के साथ पढ़ी हुई है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बच्चे की बॉडी में किडनीज बनी है तो वो कौन सी डक्ट से बनेंगी, कौन सी स्ट्रक्चर से बनेंगी। तो सेम गोज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि आपकी बॉडी के अंदर या इनसाइड द फीटस वो कौन सी चीज होती है जिससे बच्चे के लंग्स ने बनना होता है, जिससे बच्चे के लंग्स की डेवलपमेंट 4th वीक से स्टार्ट होती है। तो एनीवन फ्रॉम यू को बता सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी अराउंड द 4 वीक्स। आप लोगों में से किसी को पता हो। अच्छा, अब यहाँ पे अक्सर बच्चे कुछ बच्चे टर्म यूज करेंगे रेस्पिरेटरी बड, ठीक है। कुछ बच्चे टर्म यूज करेंगे लंग बड, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेटरी बड और लंग बड, क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बड, ये बड का लफ्ज क्या होता है। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास ना ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके पास क्या एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसने इन फ्यूचर जाके कोई स्ट्रक्चर या कोई ऑर्गन बनाना है। तो आपकी बॉडी के अंदर या इनसाइड द फीटस जो इस तरह से स्वेलिंग होती है ना इस शेप के अंदर, ठीक है, उस शेप को हम लोग बेसिकली बड बोलते होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी, अगर लेट्स सपोज हार्ट है या किडनी है ना, उन्होंने कोई किसी ना किसी बड से बनना होता है, किसी ना किसी, आप कह लो कि बैकवर्ड कोई चीज होती है जिसने आगे जाके आपकी बॉडी के अंदर उस ऑर्गन को बनाना है। तो जो स्ट्रक्चर आपके बॉडी के अंदर या इनसाइड द फीटस रेस्पिरेटरी सिस्टम को, स्पेशली लंग्स को बनाएगी, उसको हम लोग लंग बड बोलेंगे, या रेस्पिरेटरी बड बोलेंगे, या रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। सो दीज आर द थ्री टर्म्स, इनका कंसेप्ट सेम है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी बड, व्हाट इज लंग बड, व्हाट इज रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने याद ये रखना है कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसने इन फ्यूचर जाके लंग्स की जो है ना वो डेवलपमेंट करानी। अब देखो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि भाई ये रेस्पिरेटरी बड कहाँ से आते हैं, ये लंग बड कहाँ से आएगा, ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम कहाँ से आएगा। तो अब उसके लिए आप लोगों में से कोई बच्चा अगर आंसर करना चाहे, फ्रॉम वेयर द रेस्पिरेटरी बड या लंग बड या रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम विल कम। अच्छा जी, अब इसका आंसर क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द फॉरगट, ठीक है, सेकंड वन इज द मिड गट, एंड थर्ड वन इज द हाइंड गट। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फ्रॉम विच इंटेस्टाइनल पार्ट आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो लंग बड है वो किससे बनता है, तो इट डिवेल्प्स फ्रॉम फॉरगट। ये आपने याद रखना है। सो अब देखो यहाँ पे और एमसीक्यूज है कि अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए, आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब बच्चे का दूसरा हफ्ता होता है, इनसाइड द यूट्रस व्हेन द बेबी इज अराउंड 2 वीक्स, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर, ठीक है। एक आपके पास क्या बनती है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है, और एक आपके पास बनती है एपीब्लास्ट, ठीक है। सो दीज आर दी 2 लेयर्स। बेसिकली क्या होता है कि बच्चा जब यूट्रस में अराउंड 2 वीक्स होता है ना, तो वहां पे इस तरह से 2 सेल की लेयर्स बनती हैं, ठीक है।
एक लेयर ऊपर होती है और एक आपके पास लेयर क्या होती है, नीचे होती है। जो ऊपर होती है, ठीक है, उसको हम लोग एपी बोलते हैं, जो नीचे होती है उसको हाइपो बोलते होते हैं। तो एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ये अराउंड 2 वीक्स होते हैं। अच्छा, जब बच्चे का आपके पास थर्ड वीक होता है, तो ये जो 2 लेयर्स है ना, दे विल कन्वर्ट इनटू 3 लेयर्स। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, 3 लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब दिस प्रोसेस, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप 2 लेयर से 3 लेयर बनाते हो, एंड इट यूजली अकर अराउंड दी थर्ड वीक। अब ये 3 लेयर्स कौन सी हैं? सबसे ऊपर वाली एक्टोडर्म, उससे नीचे वाली मेसोडर्म, उससे नीचे वाली एंडोडर्म। अब ये जो एंडोडर्म है ना, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज हैं, इंटेस्टाइनल कैविटीज, यूरोजेनिटल आपका सिस्टम आता है, आपका रेस्पिरेटरी ट्री आता है, जितनी भी आपकी कैविटीज हैं, उन कैविटीज के अंदर जो रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम होता है ना, वो कहाँ से ड्राइव होता है? वो आपके एंडोडर्म से ड्राइव होता है। अब आपकी जो फॉरगट है, आपकी जो मिड गट है, जो हाइंड गट है, इसका जो आपके पास एपिथेलियम होता है, ये कहाँ से बनता है? ये एंडोडर्म से बनता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डेवलपमेंट होती है, ये बेसिकली आपकी किस लेयर से होती है, तो उसमें आप लोगों ने दो को पिक करना है। एक आप लोगों ने एंडोडर्म को पिक करना है, और सेकंड आप लोगों ने मेसोडर्म को। अब देखो, एंडोडर्म का तो मैंने बता दिया कि एंडोडर्म से क्या बनेगा, आपका जो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर एपिथेलियम होगा। और आपका ये जो फॉरगेट है, फॉरगेट की भी बेसिकली डेवलपमेंट एंडोडर्म से होती है। तो फॉरगेट का जो पार्ट होता है ना, बेसिकली इधर से ही आपका, मैं आगे आप लोगों को सारा प्रोसेस बताता हूँ कि ये जो रेस्पिरेटरी बड है, ये लंग बड है, ये फॉरगेट में किस पार्ट से बनेगा। बट यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की 2 लेयर से डेवलपमेंट होती है, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंडोडर्म से क्या बनता है? जितना भी आप रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है। अच्छा, मेसोडर्म से क्या बनता है? देखो, आप लोगों ने पढ़ा था हमारी बॉडी के अंदर जो मसल, कार्टिलेज, बोन होते हैं, वो किससे बनते हैं? दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। तो अब आपके लंग्स के अंदर भी क्या कार्टिलेजेस है, ठीक है। आप लोग आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्री के एनाटॉमी के अंदर, तो वो जो कार्टिलेजेस है, वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, तो वो कहाँ से डेवलप होते हैं? वो मेसोडर्म से होते हैं। तो ये दो मेन स्ट्रक्चर होती हैं जिन्होंने आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाना है। अब हमने यहाँ पे बात की है कि जो फॉरगेट है ना, इससे बनता है रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम, या आपका लंग बड बनता है, या रेस्पिरेटरी बड बनता है। अब बात ये है कि फॉरगेट में तो कौन, आप में से तो बता सकते हैं फॉरगेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? फॉरगेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसोफेगस आता है, ठीक है, उसके बाद स्टमक आता है, आपका ड्यूडिनम आता है, ठीक है। मतलब ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉरगेट कंसिस्ट ऑफ एसोफेगस टू ड्यूडिनम, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरगेट का वो कौन सा पार्ट है जहां से ये बड डेवलप होगा। तो वो बेसिकली एसोफेगस होता है। तो देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास यहाँ पे एसोफेगस है, ठीक है। अब एसोफेगस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, प्रोक्सिमल पार्ट, ठीक है, यहाँ से एक इस तरह से ग्रोथ बनती है, ठीक है। ये बेसिकली इस ग्रोथ को क्या बोलते होते हो? इस ग्रोथ को आप लोग लंग बड, या रिस्पिरेटरी बड, या रिस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम बोलते होते हो। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बेसिकली जो रिस्पिरेटरी डेवलपमेंट है, हमने पढ़ा ये रिस्पिरेटरी या लंग बड से स्टार्ट होती है। अब ये लंग बड कहाँ से बनता है? तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, जो आपकी एसोफेगस होगी, वहां से इसकी जो है ना वो ग्रोथ स्टार्ट होती है अराउंड द फोर्थ वीक। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना। अब उसके बाद क्या होगा, देखो, ये जो आपका लंग बर्ड है, ठीक है, ये आपका जो लंग बर्ड है, ये इसकी आगे फर्दर क्या होगी, मैच्योरेशन होगी। ये आगे फर्दर थोड़ा सा ग्रो करेगा। अब जब ये आगे थोड़ा सा फर्दर ग्रो करेगा ना, तो इसकी जो शेप होगी वो इस तरह से चेंज हो जाएगी। मतलब इसके अंदर ना दो स्वेलिंग ये बन जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये ऊपर क्या है, दिस इज द लंग बड। लेकिन विद टाइम क्या होगा, जैसे जैसे मेच्योर होगा बेबी, बच्चे के लंग्स की डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, तो लंग बड से आपके पास इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रोंकियल बड। ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रोंकियल बड और लंग बड में डिफरेंस क्या है, कि आपका जो लंग बड है उसमें सिंपल एक इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर होगी, स्वेलिंग होगी, सैक लाइक। लेकिन अगर इसके अंदर आप थोड़ी सी डिवीजन करके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो वो आपका ब्रोंकियल बड बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है ना, ये बेसिकली लेटरल व्यू है, कि अगर आप डेवलपमेंट को लेटरल साइड से देखो। लेकिन अगर आप फ्रंट से देखो ना, तो देखो, लेट्स सपोज कि आपके पास एसोफेगस है, ठीक है, ये आपकी एसोफेगस पड़ी हुई है। अब एसोफेगस को अगर आप फ्रंट से देखोगे, तो यहाँ पे क्या पड़ा होता है, लेट्स सपोज कि आपका यहाँ पे एक ग्रूव है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा ग्रूव है। इसके नीचे आपका यहाँ पे पड़ा होता है लंग बड,
ठीक है, तो बेसिकली नीचे मैं ड्रा कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास क्या एसोफेगस ऊपर, ठीक है, और नीचे ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि जब आपका लंग बड बनता है ना, तो लंग बड के अंदर जब एसोफेगस से डेवलपमेंट होती है, तो अक्सर बुक्स के अंदर उन्होंने इन दो स्वेलिंग्स को नाम दिया होता है। ठीक है, तो इन दो स्वेलिंग्स को बोलते होते हैं ट्रेकियो एसोफेजियल रिजिस। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर या वैसे पूछा जाए, बुक में आप पढ़ो, तो ट्रेकियो एसोफेजियल रिजिस का क्या मतलब होता है कि जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट को फ्रंट व्यू से स्टडी करते हो, तो उस दौरान आपको जो आपका लंग बड होता है ना, लंग बड का जो प्रोक्सिमल पार्ट है, वहां पे दो स्वेलिंग इस तरह से होती है, इस तरह से। ठीक है, नीचे इस तरह से आपका बड पड़ा होता है। तो बेसिकली ये जो दो स्वेलिंग्स है ना ऊपर, इनको बोलते होते हैं रिजिस। अब ये जो रिजिस है, ठीक है, इनको बुक्स के अंदर लिखा होता है ट्रेकियो एसोफेजियल रिजिस, क्योंकि ये आपका जो आगे जाके एसोफेगस और ट्रेकिया या आपके लंग्स बने उनके दरमियान होते हैं। तो ये आपको इसमें मेन जो पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता जाएगा, तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या हमारा जो जीआईटी का सिस्टम है, मतलब उसमें एसोफेगस और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें ट्रैकिया या फेरिंग्स या लेरिंग्स है, क्या ये आपस में कनेक्टेड है या सेपरेट सेपरेट है? मतलब क्या आपकी जो खुराक है, जब आप उसको मुंह में डालते हो, तो आपके रेस्पिरेटरी ट्री में जाती है या आपके जीआईटी में जाती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो आपके जीआईटी के अंदर जाती है। इसी तरह आपका जो, लेट्स सपोज आप अगर कोई भी चीज जो है ना वो कफ करते हो, ठीक है, कफ की वजह से क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो भी मतलब एक्सपायरेशन होती है, उसके दौरान आपकी जो भी एयर होती है वो आउट होती है, वो ऐसा नहीं होता कि वो वापस जीआईटी में जाती है। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, तो ये जो आपका लंग बर्ड होता है, ठीक है, देखो मैं दोबारा यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। सो दिस इज द एसोफेगस, ठीक है। इस एसोफेगस के साथ यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, आपका लंग बर्ड पड़ा हुआ था। लेकिन विद टाइम क्या होता है कि आपका जो लंग बर्ड होता है ना, वो एसोफेगस से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपकी एसोफेगस से सेपरेट हो जाएगा। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है। और अगर ये सेपरेट नहीं होता, ये जो आपका लंग बर्ड है या आपका जो ब्रोंकियल बर्ड है, अगर ये सेपरेट नहीं होगा ना, तो वो फिर आगे डिजीज आ जाएगी, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। ये मैंने जीएटी के अंदर आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है कि आपका ये जो रेस्पिरेटरी ट्री की डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर जो आपका लंग बर्ड या ब्रोंकियल बर्ड होता है, ये सेपरेट नहीं होता आपके एसोफेगस से। ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप लोगों से एनाटॉमी के अंदर पूछा जाए कि आपकी ट्रेकिया के पीछे क्या पड़ा होता है, तो ट्रेकिया बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, फिर ट्रेकिया है, फिर आपके ब्रोंकाई आते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ट्रेकिया आपका इंटीरियर होता है, ठीक है, और आपका जो एसोफेगस है ये पोस्टीरियर होता है। ये मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो ट्रेकिया, अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए, तो वो आपके पास क्या आती है, पोस्टीरियर आती है। और जो आपका इसके अंदर ट्रेकिया आएगा वो इंटीरियर, एसोफेगस पोस्टीरियर, सॉरी, ठीक है। आपका जो लंग बर्ड से जिससे आगे ट्रेकिया वगैरह बनता है, वो आपका इंटीरियर आता है, और एसोफेगस आपका पोस्टीरियर आएगा। अब ये जो मैंने आपको सारा बताया है, मतलब आपने पहले पढ़ा कि जो फॉरगेट है, फॉरगेट से लंग बर्ड बनेगा, लंग बर्ड आगे ब्रोंकियल बर्ड बनाएगा, ब्रोंकियल बर्ड के बाद क्या होगा, ये आपस से सेपरेट हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली सारी जो डेवलपमेंट होती है ना, ये अराउंड द फोर्थ वीक स्टार्ट होती है। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो पॉइंट याद रखने हैं। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक्स पॉइंट पहले आपको पता होने चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर अगर आप पढ़ते हो लंग बर्ड, ब्रोंकियल बर्ड या ट्रेकियोएसोफेजियल रिजिस, ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपका था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसकी कितनी स्टेजेस है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटल कितनी स्टेजेस के अंदर डेवलप होते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह हर एक जो स्टेज है उसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो टोटल 5 है। पहले तो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए टोटल स्टेजेस कितनी है, 5 है। अक्सर बुक्स के अंदर उन्होंने 4 लिखा होता है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग 5 को याद रखें। अच्छा, अब 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, उसके बाद हर स्टेज को इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सेपरेटली। तो फर्स्ट स्टेज इज एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास स्टेज कौन सी आती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास स्टेज कौन सी आती है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सूडो
ग्लैंडुलर स्टेज। अब देखो ये जस्ट मैं अभी नेम बता रहा हूँ, आगे मैं हर स्टेज के अंदर डिफरेंस और हर स्टेज के अंदर क्या चीज डेवलप होती है ये बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है आपके पास कनेलिकुलर, ठीक है, कनेलिकुलर स्टेज, तो ये आपकी थर्ड स्टेज आती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपके पास यहाँ पे आएगा सेकुलर स्टेज, ठीक है, फोर्थ वन इज सेकुलर स्टेज। और फिफ्थ वन आपके पास कौन सी आती है, फिफ्थ वन आपके पास आएगा अल्व्यूलर, ठीक है, अल्व्यूलर स्टेज। तो हर बच्चे को पहले ये 5 स्टेजेस पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि कौन से हफ्ते में कौन सी स्टेज आती है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, इट स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ एंड एंड्स एट सेवंथ वीक, मतलब चौथे हफ्ते से लेके फोर्थ वीक से लेके 7 वीक तक ये चलता है। अगर मैं बात करूँ सूडो ग्लैंडुलर, सूडो ग्लैंडुलर में क्या होता है कि ये आपका फिफ्थ वीक से स्टार्ट होगा और 17 से वीक्स तक जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्नेलिकुलर स्टेज की, ये आपका 16 वीक से स्टार्ट होता है, 25 जो है ना वो वीक्स तक जाता है। अगर मैं बात करूँ सेकुलर स्टेज की, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होता है 24 वीक से लेके बर्थ तक, जब तक बच्चा बोर्न नहीं होता। जब बेबी बोर्न हो जाता है ना, तो बोर्न होने के बाद आप लोगों को पता है यूजली 36 या 37 वीक पे बेबी बोर्न हो जाता है, टर्म जो बेबी होता है, ठीक है। सॉरी, जो आपका टर्म बेबी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 37 वीक 38 वीक पे बोर्न होता है। अगर वो 37 वीक से पहले है तो उसको प्री टर्म बोलते होते हैं। तो बच्चे के अंदर 36 वीक से लेके 8 साल तक, अब देखो अक्सर बच्चों को ये भी चीज नहीं पता होती, जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो पैदा होने के बाद बच्चे के लंग्स की डेवलपमेंट चलती रहती है 8 साल तक, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो 36 वीक से लेके 8 साल तक जो बच्चे के लंग्स की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, इट इज अंडर अल्व्यूलर स्टेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर दी 5 स्टेजेस, आपको नेम एंड वीक्स जो है ना वो पता होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम बारी बारी हर एक स्टेज को पढ़ते हैं कि इस स्टेज में होता क्या है और कौन सी स्टेज के अंदर क्या चीज बनती है। इंशाल्लाह वो डिटेल से पढ़ेंगे और हर एक चीज को डायग्राम के साथ देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज के, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो चीजें लिखूंगा जो हर स्टेज के अंदर बनना जरूरी है। अगर मैं बात करूँ ना एम्ब्रियोनिक स्टेज की, इसके अंदर 5 चीजें हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि दीज आर दी 5 थिंग्स विच विल प्रोड्यूस इन दिस स्टेज, ठीक है, या विच विल जनरेटेड इन दिस स्टेज। तो ये 5 स्टेजेस कौन सी हैं, 5 चीजें कौन सी हैं जो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बनेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो लंग बड होता है, ठीक है, लंग बड हो गया। फिर उसके बाद आपका ब्रोंकियल बड हो गया, ठीक है, आपका ब्रोंकियल बड हो गया। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका ब्रोंकियल बड जो होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू जो आपका मेन स्टेम ब्रोंकाई होता है, ठीक है, मेन स्टेम ब्रोंकाई, जिसको आप लोग क्या बोलते होते हो, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद जो आपका मेन स्टेम ब्रोंकाई है, इट इज कन्वर्टेड इनटू लोबार ब्रोंकाई। देखो हर एक चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के साथ, बट यहाँ पे आप लोगों ने पहले कंपोनेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। लोबार ब्रोंकाई को सेकेंडरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो चीज बनेगी इसके अंदर वो क्या आता है, आपका सेगमेंटल ब्रोंकाई, और इसी को आप लोग टर्शरी ब्रोंकाई भी बोलते हो। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के डेवलपमेंट में स्टेजेस के नाम पता होने चाहिए, नाम के बाद आपको वीक्स पता होने चाहिए, और उसके बाद थर्ड नंबर पे हर स्टेज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स बनेंगे वो पता होना चाहिए। अब देखो पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया लंग बड क्या होता है, फिर मैंने पढ़ा दिया ब्रोंकियल बड क्या होता है। तो इसका मतलब ये किस स्टेज में बनते हैं, वो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बनता है, ये आपने पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, लेट्स सपोज कि आपके पास जो है ना वो यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, ये आपका लंग बड है, लंग बड आगे डेवलप हो गया ब्रोंकियल बड के अंदर, ठीक है। अब ब्रोंकियल बड ने आगे किस में कन्वर्ट होना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर। ये प्लीज आप लोगों ने यहाँ से जो है ना वो अपनी कंसंट्रेशन सारी इधर करनी और अच्छे से समझना है पहले। देखो लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, लेट्स सपोज ये आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये आपके पास जी यहाँ पे जो है ना वो ब्रोंकियल बड है, ठीक है, दिस इज द ब्रोंकियल बड। अब क्या होता है कि जैसे जैसे फोर्थ वीक आगे मतलब डेज गुजरते जाएंगे, ये जो ब्रोंकियल बड है ना, ये सबसे पहले आपका कन्वर्ट होगा फर्स्ट, ये जो फर्स्ट नंबर मैंने स्ट्रक्चर लिखी है, इसको बोलते हैं मेन स्टेम ब्रोंकाई, या इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन स्टेम ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होता है, तो आपने ये बताना है कि जो ब्रोंकियल बड होता है ये बेसिकली आगे
जाके जो है वो मेन स्टेम आपका ब्रोंकाई बनाता है। उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई या मेन स्टेम ब्रोंकाई ये आगे चला जाता है आपके लंग्स के अंदर। आपके लंग्स में क्या होता है, राइट साइड पे आप लोगों ने पढ़ा है 3 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने पढ़ा है 2 लोब होते हैं। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, देखो लेट्स सपोज ये आपके लंग का ऊपर वाला लोब है, या आपके लंग का मिडिल वाला लोब है, या आपके लंग का लोअर लोब है राइट साइड पे, और ये आपके लंग की जो है ना वो लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स हैं। तो जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई आप लंग्स के इन लोब्स के अंदर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि दिस इज दी लोबार ब्रोंकाई, या इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। सेम इसी तरह क्या होगा कि ये आपका जो है ना वो प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट साइड पे भी जब आपके लंग्स के लोब के अंदर जाएगा, तो ये क्या, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो आपका लोबार ब्रोंकाई है, ठीक है, अब लोब के बाद क्या होते हैं, हर लोब के अंदर सेगमेंट होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपकी लोबार ब्रोंकाई है, ये आगे कन्वर्ट हो जाएंगी आपके सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लंग के हर लोब के अंदर डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। तो ये जो आपकी लोबार ब्रांचेस होंगी, दे विल कन्वर्ट इनटू सेगमेंटेड ब्रांचेस। और लंग की सेगमेंटेड ब्रांचेस के बारे में आप लोगों ने बस याद ये रखना है कि इनका दूसरा नाम होता है टर्शरी ब्रोंकाई। ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज टर्शरी ब्रोंकाई, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, आपका ब्रोंकियल बड है, दिस इज द ब्रोंकियल बड। अब देखो रट्टा नहीं लगाना, देख पहले कंसेप्ट समझो। आपके लंग्स में क्या है, आपके लंग्स के अंदर लोब्स हैं, आपके लंग्स के अंदर सेगमेंट्स हैं। अब लोब्स और सेगमेंट से पहले आपकी जो चीज जाएगी उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मेन स्टेम ब्रोंकाई, जिसको आप लोग प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हो। तो सिंपल याद रखो, जो ब्रोंकियल बड है ये कन्वर्ट होकर सबसे पहले क्या बनाएगा, आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, जिसको आप लोग मेन स्टेम ब्रोंकाई बोलते हो। अच्छा उसके बाद अब लंग्स के अंदर जब इसने जाना है, तो लंग्स के अंदर लोब्स होंगे। तो जब आपका मेन स्टेम ब्रोंकाई आपके लंग्स के लोब में जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लोबार ब्रोंकाई। अब हर लोब के अंदर सेगमेंट है, तो जब लोबार ब्रांचेस आगे डिवाइड होंगी, तो वो आपके सेगमेंट ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट होंगी। तो ये बेसिकली जो आप लोगों ने स्टेज पढ़ी है ना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या क्या चीजें बनती हैं, तो आपने बताना है लंग बड बनता है। ये लंग बड आपका ट्रैकिया, फिर उसके बाद आपके जो लंग्स है ये बनाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ब्रोंकियल बड बनेगा, जो ब्रोंकियल बड है वो आपका आगे कन्वर्ट होगा मेन स्टेम, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर। ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज है। मैंने पीछे आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि आपका जो लंग बड है या ब्रोंकियल बड है ये एसोफेगस से बनता है। और एसोफेगस और आपका जो लंग बड होता है, इसके दरमियान शुरू में कनेक्शन होता है, आपस में ये कनेक्टेड होते हैं। लेकिन विद टाइम क्या होता है, ये कनेक्शन खत्म हो जाता है, आपका जो ट्रैकिया है वो आगे आ जाता है, एसोफेगस आपके पीछे आ जाती है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये इस तरह नहीं होता, जो ट्रैकिया या एसोफेगस है वो आपका आपस में जो है ना वो अटैच रहता है, तो उसको आप लोग बोलते हैं ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला। और ये किस स्टेज में होता है, ये आपका जो है ना वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। ये एमसीक्यूज है कि जो ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला है, ये जो एनोमली है, ये कौन सी आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टेज है उसमें आएगा, तो वो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जो हर बच्चे को जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे इसको मैं मूव ऑन करूंगा, नेक्स्ट आपकी जो सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर, सूडो ग्लैंडुलर स्टेज, ठीक है। और ये 5 वीक से लेकर 17 वीक तक होती है। अब देखो अगेन मुझे क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले इसमें बनता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि उसको डायग्राम के साथ कि वो क्या क्या चीजें हैं। तो हर बच्चे को पता होना चाहिए सूडो ग्लैंडुलर के अंदर क्या क्या चीजें बनती है। आपका फर्स्ट नंबर पे आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये आपने याद रखना है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अच्छा सेकंड नंबर पे क्या होगा, आपकी इसके अंदर बनेगी अल्व्यूलर, अल्व्यूलर डक्ट, ठीक है, अल्व्यूलर डक्ट। और थर्ड नंबर पे इसके अंदर क्या बनेगी आपकी, थर्ड नंबर पे इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना, सॉरी ये मिस्टेक होगी, जस्ट मुझे एक दफा इसको रिमूव, ये आप लोगों ने नोट नहीं करना, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो बेसिकली आपका जो ये सोडो ग्लैंडुलर स्टेज होता है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं आप लोगों ने याद रखने हैं। एक तो आपके पास यहाँ पे बनेगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये प्लीज आप लोगों ने नोट करने हैं, ठीक है। सूडो ग्लैंडुलर स्टेज के अंदर क्या बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगी। और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
अब इसको मैं डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 5 चीजें हैं, और जो आपका सूडो ग्लैंडुलर स्टेज है इसमें आपने 2 चीजों को बस याद रखना है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और ब्लड कैपिलरीज। अच्छा, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहाँ से बनेगी। अब देखो, ऊपर आपने पढ़ा था ये जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज है इसके अंदर जो टर्शरी ब्रोंकाई है, ठीक है, ये वाली, सो दिस इज दी दीज आर दी टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है ना, इनके आगे यहाँ पे छोटी छोटी क्या बन जाती हैं, टर्मिनल ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है, इस तरह से। इनको बोलते होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये प्लीज आपने याद रखने कि फ्रॉम वेयर द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डेवलप। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि आपके जो टर्शरी ब्रोंकाई होती हैं उनके उनका जो एंड वाला पार्ट होगा ना, जिसको टर्मिनल पार्ट बोलोगे, वहां से छोटी छोटी ब्रोंक्यूल बनेगी, उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, इनके इर्द गिर्द यहाँ पे छोटी छोटी आपकी ब्लड वेसल्स या आपकी ब्लड कैपिलरीज बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको बताया जाए कि आपके पास, आपको वो बताएंगे कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम डेवलपमेंट को देख रहे हैं, उस डेवलपमेंट में आपने ये देखा है कि आपके पास जो है ना वो टर्शरी ब्रोंकाई से आगे थोड़ी थोड़ी ब्रोंकाई बन रही है और उनके इर्द गिर्द क्या है, वेसल्स हैं। तो वो कौन से स्टेज के अंदर आता है, वो सूडो ग्लैंडुलर स्टेज है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है, देखो भाई, अगर एक बच्चा, ठीक है, अगर एक बच्चा उसकी बॉडी के अंदर ये स्टेज नहीं ना होगी, तो उसकी बॉडी के अंदर ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, आपकी जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये नहीं बनेगी। जब ये नहीं बनेगी तो बच्चे की सांस लेना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होगा, जो रेस्पिरेशन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो डेट्स वाई कहा जाता है कि अगर आपकी इस स्टेज के अंदर डिफेक्ट आ जाए ना, तो वो इनकम्पेटिबल होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चा फिर आगे सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि अगर इस स्टेज में डिफेक्ट आए तो रेस्पिरेशन इम्पॉसिबल होता है, वो इनकम्पेटिबल विद लाइफ होता है, ये आपको बताना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, फर्स्ट एड के अंदर उन्होंने एक एडिशनल चीज लिखी होगी, उन्होंने एडिशनल ये लिखा होगा कि आपकी जो टर्शरी ब्रोंकाई है ना, टर्शरी ब्रोंकाई से पहले बनता है एंडोडर्मल ट्यूब्स। ठीक, अब एंडोडर्मल ट्यूब का क्या मतलब है कि वो ट्यूब जिसके अंदर आपके एंडोडर्मल सेल की लाइनिंग होती है। लेकिन आप लोग अगर ये नहीं भी याद रखते हो ना, तो आप लोग सिंपल याद रखो कि टर्शरी ब्रोंकाई से आपके आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेंगे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के इर्द गिर्द में इस तरह याद रखेंगे कि ब्रोंकाइटिस एंडोडर्मल ट्यूब बनेंगी, एंडोडर्मल ट्यूब से आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल बने। तो ये बेसिकली आपकी थी सेकंड स्टेज। तो थर्ड स्टेज का क्या नाम है? अच्छा जी, यहाँ पे वॉइस मुझे बता दें, वॉइस 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 मसला आ रहा है, ठीक है, तो जस्ट एक मिनट हम पास लेते हैं। नहीं है ठीक है सर। जी चला, कोई नहीं, अभी हम 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा नेट का इशू आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है, आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। अब सब लोगों की तरफ ठीक आ रहा है? प्लीज़ आप लोग लाजमी बताया करें जहाँ पे वॉइस का थोड़ा मसला हो जाए, क्योंकि यार देखो नेट है, आप लोगों को पता है, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो नहीं परेशान होना। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है? कनेलिकुलर स्टेज, ठीक है। अच्छा, अब कनेलिकुलर स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले अगेन हम पढ़ेंगे कि आपके पास, यार आप लोगों को बोला है कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखें, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा लिखेगा तो उसमें दूसरों को मसला बनेगा। तो स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखें, आपको जो है ना वो बताया जा रहा है। अगर कोई बच्चा लिखेगा तो उसको फिर मीटिंग से रिमूव कर देंगे, फिर बाद में नहीं कहना कि ये क्या हो गया, तो उस बच्चे को दोबारा फिर ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर आप लोग खुद ही पढ़ लिया करें, ताकि दूसरे बच्चों को जो है ना वो डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कनेलिकुलर स्टेज क्या होता है, ठीक है। तो कनेलिकुलर स्टेज के अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम 16 वीक और ये एंड होगी 25 वीक पे। अब इसके अंदर भी मुझे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स जो स्टेज के अंदर डेवलप होंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका? अल्व्यूलर डक्ट आएगा, ठीक है, अल्व्यूलर डक्ट। अल्व्यूलर डक्ट के बाद क्या आएगा? आपकी प्रिमिटिव अल्व्यूलाई, ठीक है, प्रिमिटिव अल्व्यूलाई। ये आप लोगों ने ये मैं ना सारी चीजें आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, उसमें सारा ये लिखा होगा। अभी तो यहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो जब मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा तो उसमें लिखा होगा सारा कि कनेलिकुलर स्टेज में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, वो प्रॉपर नेम लिखे होंगे। तो अभी जस्ट आप लोग समझते जाए कि आरबी क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, अल्व्यूलर डक्ट, फिर उसके बाद प्रिमिटिव अल्व्यूलाई,
और फोर्थ नंबर पे पल्मोनरी कैपिलरीज। अब देखो ऊपर हमने पढ़ा सूडो ग्लैंडुलर के अंदर भी कैपिलरीज बनती हैं और नीचे भी हम लोग पढ़े, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर कैपिलरीज बनना स्टार्ट होंगी लेकिन उनकी ग्रोथ चलती रहेगी, तो आपके पास क्या होगा, उनकी ग्रोथ प्रोमिनेंट हो जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे देखो हमने ऊपर बात किस पे एंड की थी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहाँ से बना था, टर्शरी ब्रोंकाई से बना था। अच्छा अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल ने आगे किस में कन्वर्ट होना है, आप लोगों ने पढ़ा कि वो आपका कन्वर्ट होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर। तो दिस वन इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे किस में कन्वर्ट होंगी, आपकी अल्व्यूलर डक्ट के अंदर। तो दीज आर दी अल्व्यूलर डक्ट। ठीक है, अब अल्व्यूलर डक्ट के बाद क्या आता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ अल्व्यूलाई आती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, लेट्स सपोज ये आपकी अल्व्यूलाई है। ठीक है, सेम इसी तरह क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे जो है ना वो अल्व्यूलाई आ जाएगी। तो अल्व्यूलर डक्ट के बाद आपके पास नेक्स्ट क्या चीज आएगी, आपकी जो प्राइमरी अल्व्यूलाई या आपकी जो अल्व्यूलर डक्ट्स होती हैं वो आएंगी। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैनेलिकुलर स्टेज के अंदर तीन चीजें याद रखो, कि जो आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो वहां से बनेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। जो आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा अल्वुलर डक्ट के अंदर। जो आपका अल्वुलर डक्ट है ना, ये आपका क्या कर देगा, जो इस तरह से लास्ट के अंदर फिर आगे इसने अल्वुलाई या आपके पास जो टर्मिनल सैक होते हैं उनको बनाना होता है। लेकिन आप लोग सिंपल याद रखो कि ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्वुलाई बनाएगा, क्योंकि ये जो स्वेलिंग मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ना, तो इनको आप लोग याद रखो, दीज आर दी प्राइमरी अल्वुलाई या प्रिमिटिव अल्वुलाई इसको बोलते होते हैं। और इनके इर्द गिर्द यहाँ पे क्या होगा, आपकी कैपिलरीज होंगी, ये आप लोगों ने याद रखने। तो दीज आर दी स्टेप्स इन दी कैनेलिकुलर स्टेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैनेलिकुलर स्टेज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैनेलिकुलर स्टेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, अल्वुलर डक्ट, प्रिमिटिव अल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। अब ये सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ये कहाँ से बनेगी, ये आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बनेगी। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो बनाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्वुलर डक्ट के अंदर। और ये जो अल्वुलर डक्ट है ये आपके पास ये इस तरह से स्वेलिंग्स बनाएगा जिसको प्रिमिटिव अल्वुलाई बोलते हैं। और इनके इर्द गिर्द यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरीज होंगी, पल्मोनरी कैपिलरीज जिसको बोलते हो। ये भाई आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो चीज आती है। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, जल्दी से शाबाश मुझे एक दफा बताएं अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा। देखो ये चीजें आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जानी है, नोट्स आप लोगों को मिल जाने हैं, रिपीट करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अभी फर्स्ट टाइम है, कुछ बच्चों को मसला बनेगा, कुछ चीज नहीं भी समझ आएगी, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। कोई भी चीज लेक्चर में नहीं समझ आती आप लोग पूछ सकते हैं, बट विदाउट रिवीजन नहीं पूछना किसी बच्चे ने भी। पहले आप देखो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएगी लेक्चर की। जब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप इसको दोबारा सुनो, स्पीड तेज करके दोबारा सुनो, और आपको वो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा लर्न करोगे। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मैं स्क्रीन को साफ कर दूं, यहाँ तक ये आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट लेने भी है तो ले लो, अदरवाइज ये आप लोगों को मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा सारी। तो ये तीन स्टेजेस थी। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ स्टेज हमारे पास आती है जिसको बोलते हैं सेकुलर स्टेज। ठीक है, सेकुलर स्टेज। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी सब लोगों की तरफ भी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी जी, मैं अभी स्टॉप हो गया हूँ। जब आप लोगों को वॉइस बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो स्टार्ट कर देंगे। जब आप लोगों को वॉइस ठीक आ जाए तो आप लोगों ने बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है चलो कोई नहीं यार, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिया करें। जहाँ पे वॉइस ब्रेक होगी मैं रुक जाया करूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों को आगे नहीं पढ़ाऊंगा। जब वॉइस क्लियर होगी तो फिर स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान है ना, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर चीज थोड़ी थोड़ी जो है ना वो कह लो कि आपको धक्का देना पड़ता है फिर। तो ये पाकिस्तान का नेट है, जितना मर्जी अच्छा गवा लो, इन्होंने जलील करना ही करना होता है। तो वो फिर आप लोग मेरे साथ कंप्रोमाइज किया करें। तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज का भरोसा नहीं, बस दुआ करें अल्लाह पाक हर बंदे को उसकी जो है ना वो डेस्टिनेशन पे पहुंचाए ताकि वो इन चीजों से बाहर निकल जाए। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करें। सब बच्चों को वॉइस क्लियर है?
सब बच्चों को वॉइस क्लियर है? मैं स्टार्ट करूँ आगे? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ स्टेज है, डेट इज सेकुलर स्टेज। अब देखो, इस स्टेज के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस स्टेज के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अब यहाँ पे थोड़े से ज्यादा कंपोनेंट आते हैं। तो जो सेकुलर स्टेज है, इसमें आप लोगों ने सेवन थिंग्स याद रखनी है कि 7 चीजों की डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले आप लोगों ने पीछे पढ़ा, जो पिछली स्टेज थी उसके अंदर प्रिमिटिव अल्विलाई बनते हैं। अब इस स्टेज के अंदर क्या होगा कि वो जो अल्विलाई होंगे ना, उनके जो नंबर होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ अल्विलाई। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? आपने पीछे पढ़ा था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो सेकुलर स्टेज में क्या होगा? आपकी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होंगी उनके नंबर ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड पे क्या होगा? आपके पास इनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी। ठीक है, ये अब न्यू पॉइंट आ गया है। पीछे वाली स्टेज में हमने नहीं पढ़ा। पीछे वाली स्टेज के अंदर पहले दो सेम है। थर्ड यहाँ पे हमने पढ़ा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा? आपकी जो पल्मोनरी कैपिलरीज है उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा। पल्मोनरी कैपिलरीज का नंबर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? इस स्टेज के अंदर दो तरह के सेल्स की डेवलपमेंट होगी, और ये वो दो सेल्स हैं जिनके आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आने हैं, जिनके ऊपर बच्चे के सांस जो है ना वो डिपेंडेंट होते हैं। अब वो दो सेल कौन से हैं? एक सेल होता है आपका जो फ्लैट होता है। अब मैं इसको डायग्राम के साथ समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट सेल इज फ्लैट, जिसको बोलते हैं टाइप 1 सेल। सेकंड जो सेल होता है ना, वो फ्लैट नहीं होता, वो थोड़ा सा क्यूबॉइडल होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइप 2 सेल। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइप 2 सेल। फिर उसके बाद क्या होगा? आपके पास जो सेकुलर स्टेज है, इसके अंदर थोड़ा सा सेप्टम बनेगा। अब जब आप इसको डायग्राम के साथ समझोगे ना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो देखो, सबसे पहले ये मेरे पास आपका जो है ना वो एक अल्वियोलाई है। ठीक है, दिस वन इज द अल्वियोलाई। डायग्राम थोड़ी सी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट हैं वो मैं अच्छे कर दूंगा। सो दिस वन इज द अल्वियोलाई। अब अल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? हमने पढ़ा कि बेसिकली जितनी भी आपके लंग्स के अंदर अल्वियोलाई हैं, उनके इर्द गिर्द यहाँ पे जो है ना वो कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, आपके लंग्स के इर्द गिर्द क्या होगा? उन अल्वियोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज होंगी। ये आपने प्लीज याद रखना है। अच्छा, अब अल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? ये जो अल्वियोलाई है ना, इसके अंदर दो तरह के सेल होते हैं। कुछ सेल होते हैं जो इस तरह से सीधे फ्लैट पड़े होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं टाइप 1 सेल। इनको बोलते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, या इनको फ्लैट सेल बोलते होते हैं। ठीक है, और ये आपके लंग के अंदर ये स्क्वेमस टाइप होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन सेल्स का एपिथेलियम कौन सा है, ये स्क्वेमस टाइप होते हैं। ये आपने याद रखना। और ये आपके अल्वुलाई के अंदर 97% होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अल्वुलाई के अंदर क्या चीज है, अल्वुलाई के अंदर दो तरह के सेल याद रखो। टाइप 1 सेल जिनको फ्लैट सेल या स्क्वेमस सेल बोलते हैं, दे आर 97%। फिर उसके बाद है क्यूबाइडल सेल। अब ये जो क्यूबाइडल सेल है ना, ये बेसिकली आपके पास 3 to 4% होते हैं। और ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। अब डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं इंशाल्लाह हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी के अंदर हम अल्वुलाई को पढ़ेंगे, वहां पे भी इनको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी याद रख लो, हमारे लंग के अंदर दो तरह का काम होता है। एक काम होता है सरफेक्टेंट का बनना। ठीक है, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि 34वें 35वें हफ्ते पे जाके सरफेक्टेंट बनता है। दूसरा काम होता है ऑक्सीजन को अंदर लेके आना और CO2 को बाहर फेंकना। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ जी, अगर एक बच्चा लेट्स सपोज 32 वीक्स पे बोर्न हुआ है, तो उसके कौन से सेल्स की डेवलपमेंट नहीं होगी? डेवलपमेंट ना होने की वजह से क्या डिफेक्ट आएगा? तो अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा कि जो आपका सर्फेक्टेंट बनता है, आपका जो सर्फेक्टेंट है वो टाइप 2 सेल बनाते हैं। सर्फेक्टेंट आपके टाइप 2 सेल से बनते हैं। जब सर्फेक्टेंट आपके टाइप 2 सेल से बनते हैं, तो वो बच्चे जो प्री मेच्योर होंगे, जो बच्चे 32वें 33वें या 31वें या 30वें हफ्ते पे बोर्न हो जाएंगे, उनमें सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा। अब ये सर्फेक्टेंट क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, दिस इज ऑल वी विल डिस्कस इन फिजियोलॉजी। यहाँ पे मैं नहीं इसको छेड़ूंगा। अभी हम एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं, आपको भी टर्म्स आ रही हैं, सर्फेक्टेंट है, टाइप 1 सेल है, टाइप 2 सेल है, हर एक सेल को आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जस्ट ये चीजें याद रखनी। अच्छा, दूसरा है आपका गैसियस एक्सचेंज। देखो, ऑक्सीजन को अंदर लेके आना, CO2 को बाहर फेंकना, दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। और ये आपका टाइप 1 सेल का काम होता है। तो बेसिकली अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेकुलर स्टेज में क्या होता है, तो सेकुलर स्टेज के अंदर आपकी अल्व्यूलर डक्ट के बाद क्या होता है? आपके आप लोगों ने याद रखना है कि वो जो बेसिकली आप लोगों ने ऊपर ये इस तरह से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर पड़ी है। ठीक है, इनको अल्व्यूलर सैक, टर्मिनल सैक, आपकी बुक में इस तरह से उन्होंने नाम दिया होता है। तो टर्मिनल सैक, अल्व्यूलर सैक, ये कंफ्यूज नहीं हो ना, ये एक ही चीज है।
ठीक है। और इसके अंदर दो तरह के सेल होते हैं, फ्लैट सेल, क्यूबाइडल सेल। फ्लैट सेल को टाइप 1 बोलते हैं, क्यूबाइडल सेल को टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 1 का सेल सेल का क्या फंक्शन है, टाइप 2 सेल का क्या फंक्शन है, ये आपको बताना चाहिए, ये आपने याद रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेकुलर स्टेज। ये आप लोगों ने इसमें जो मेन चीज याद रखनी है ना, वो प्लीज आप लोगों ने याद रखना है फ्लैट सेल, क्यूबाइडल सेल को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज रह गई है, वो सेप्टम है। कि देखो, लेट्स सपोज ये आपका एक अल्व्यूलर सैक है या आपका टर्मिनल सैक है, और यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों के दरमियान ये क्या है, ये सेप्टम है। तो सेप्टम क्या होता है, ये टिश्यू की ग्रोथ होती है जो दो चीजों को सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली ये जो सेप्टम होते हैं ना, जब ये एक अल्व्यूलाई और दूसरे को सेपरेट करेगा ना, तो इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। आपका जो सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा हो जाएगा, आपकी गैस के एक्सचेंज में ज्यादा जो है ना वो चीजें हेल्पफुल होंगी। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो बस इतना आप लोगों को स्टेज के अंदर पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ और लास्ट स्टेज। उस स्टेज को बोलते हैं अल्व्यूलर स्टेज। ठीक है, और ये आपकी लास्ट स्टेज होती है, और ये मैंने बताया 36 वीक से लेके 8 ईयर तक, मतलब 8 साल तक चलती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन मुझे यूएसएमएल स्टेप 1 में भी आया था, कि एक बच्चा 6-7 साल का है, आप बताओ उस बच्चे की बॉडी के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है जो अभी भी डेवलप हो रही है। ठीक है, ऑप्शन में होगा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, इसी तरह से लिखा होगा आपके पास जो अल्व्यूलर सैक्स या अल्व्यूलर अल्व्यूलर, ये जिसको टर्मिनल सैक भी बोलते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपकी लास्ट स्टेज होती है ना, जो 36 वीक से लेके 8 साल तक चलती है, इसके अंदर जो आपके लंग्स में अल्व्यूलाई होते हैं ना, वो मिच्योर होते रहते हैं। तो जब एक बच्चा बोर्न होता है ना, जब बेबी बोर्न होता है, तो उस टाइम पे उसके लंग्स में 100 मिलियन अल्व्यूलाई होते हैं। 8 साल पे जाके ये 300 मिलियन अल्व्यूलाई बन जाते हैं। तो देख लो कितना जो है ना वो डिफरेंस आता है, ये आपको बताना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज है कि आपकी जो अल्व्यूलर स्टेज है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली आपके जो टर्मिनल सैक है वो थोड़े ज्यादा मेच्योर हो जाएंगे। आपका जो अल्व्यूलाई होगा उसके अंदर सेप्टम थोड़ा और मेच्योर हो जाएगा, ये आपको बताना चाहिए। तो बेसिकली आप लोगों ने जो अल्व्यूलर स्टेज है, इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ अल्व्यूलाई ज्यादा होंगे, विद टाइम ग्रोथ बढ़ती जाएगी, जो आपका सेप्टम है वो थोड़ा और मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने याद रखना है इसके अंदर कि आपकी जो अल्व्यूलर स्टेज है, इसके अंदर आपका जो बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 सेल होते हैं वो और ज्यादा थोड़े मेच्योर हो जाते हैं। तो अल्व्यूलर स्टेज और सेकुलर स्टेज में इतना डिफरेंस नहीं होता, बट डिफरेंस सिर्फ इतने हैं कि सेकुलर स्टेज आपकी जो बेसिकली आपके पास बर्थ तक जो है ना ये खत्म हो जाती है। बर्थ के बाद जो स्टेज कंटिन्यू रहती है ना, वो अल्व्यूलर होती है, क्योंकि इसके अंदर अल्व्यूलाई मेच्योर होते हैं, आपके टाइप 1 टाइप 2 सेल थोड़ा और फंक्शनल हो जाते हैं। ये आप लोगों ने इसमें चीज याद रखनी, आपकी कैपिलरीज थोड़ी और ज्यादा मेच्योर हो जाती है। तो ये आप लोगों ने इसमें जो है ना वो चीज याद रखनी। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने मुझे बताना है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, जब बच्चा इन साइड द यूट्रस होता है, तो बच्चे को ऑक्सीजन और CO2, बच्चे को ऑक्सीजन या ये जो CO2 ये गैसेस एक्सचेंज कौन करवाते हैं, क्योंकि बच्चा तो सांस नहीं ले सकता ना। बच्चे के लंग्स के अंदर क्या चीज पड़ी होती है, देखो आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन समझे, जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो बच्चे के लंग्स के अंदर क्या चीज होती है जो बच्चे के सांस नहीं लेने देती, डेट इज एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अब देखो लेट्स सपोज ये बच्चे का अल्व्यूलाई है। ठीक है, बच्चे के अल्व्यूलाई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है। तो भाई जब एमनियोटिक फ्लूइड पड़ा होगा, बच्चे के तो लंग्स नहीं ना फंक्शनल होंगे। बच्चे के लंग्स फंक्शनल नहीं होंगे, तो बच्चे की जो अल्व्यूलाई हैं, बच्चे की जो कैपिलरीज हैं, वो भी थोड़ी रेजिस्टेंट होंगी, क्योंकि बच्चे के लंग्स जब काम ही नहीं कर रहे, तो बच्चे की जो अल्व्यूलाई हैं उनके अंदर अमनियोटिक फ्लूइड होगा, बच्चे की जो वेसल्स होंगी उनके अंदर रेजिस्टेंस होगी, मतलब जिसको पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं वो भी ज्यादा होगी। अब लेट्स सपोज जैसे ही बच्चा फर्स्ट क्राई करता है, जब बच्चा फर्स्ट क्राई करेगा ना, तो क्या होगा कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, ये आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाई, दीज आर दी पल्मोनरी कैपिलरीज। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये पल्मोनरी कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड पल्मोनरी कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो आपकी जो अल्वुलाई है ना, इसके अंदर फिर क्या होगा आपके पास, आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपका सर्फेक्टेंट होगा उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो आपकी अल्वुलाई ज्यादा ओपन रहेंगी। अभी जस्ट ये याद रखो कि सर्फेक्टेंट का मेन काम होता है आपकी अल्वुलाई को ओपन रखना। अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा, अल्वुलाई क्लोज हो जाएंगी,
वो कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती जाती है, बच्चा मेच्योर होता जाता है, तो ये चीजें विद टाइम बढ़ती जाएंगी। तो बस इतना याद रखो, बिफोर बर्थ लंग्स में एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, और उसके बाद जब ब्रीथिंग होगी तो बच्चे का मतलब जब बच्चा फर्स्ट क्राई करेगा तो जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर। और उसके बाद क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है कि वो जो पल्मोनरी फ्लूइड होगा उसके जाने के बाद जो सर्फेक्टेंट है वो बढ़ जाएगा, सर्फेक्टेंट बढ़ेगा, अल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करेगी, बच्चे का नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कंटिन्यू रहेगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, जो है ना वो क्वेश्चन ये आया था बेसिकली कि आपने ये बताना है कि जब बच्चा 6 साल का या 5 साल का या 8 साल का है, तो बच्चे के इस लाइफ के अंदर, इस लाइफ पीरियड में कौन सी चीज होती है जो स्टिल ग्रो कर रही होती है, या कौन सी स्टेज होती है जो फंक्शनल होती है। तो वो अल्वुलर स्टेज होती है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के लंग्स में अल्वुलाई मेच्योर हो रही होती है, टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोसाइट थोड़े और मेच्योर हो रहे होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आपको बताना चाहिए। तो ये बेसिकली आप लोगों का था जो है ना वो फर्स्ट लेक्चर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि आपके लंग के अंदर जो न्यूमोसाइट्स होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट, तो ये बेसिकली कौन सी स्टेज के अंदर इनकी जो है ना वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो उसमें मैंने पीछे आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि जो आपका टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट है, इनकी जो डेवलपमेंट होती है ना वो बेसिकली आपके जो आपकी बुक में लिखा होगा कनेलिकुलर स्टेज। ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा, आप लोग याद रखो कि अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में कनेलिकुलर है इसको पिक कर लो, अदरवाइज सेकुलर स्टेज को पिक कर लो। ठीक है। इन दोनों में से एक आध आपको ऑप्शन दी जाएगी। तो बेसिकली जो न्यूमोसाइट्स होते हैं ना वो 20वें हफ्ते पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा है कि 20वें हफ्ते के अंदर कनेलिकुलर स्टेज आती है, बट फिर भी जो है ना वो चीज को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि न्यूमोसाइट्स की डेवलपमेंट कौन से वीक में स्टार्ट होती है, तो आपको 20 वीक को पिक करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये वीक अगर ऑप्शन में कनेलिकुलर स्टेज नहीं है, आप सेकुलर स्टेज को पिक कर सकते हो। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है जो मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बच्चे की जो रेस्पिरेशन है, अच्छा यहाँ पे वॉइस का थोड़ा मसला आ रहा है, जस्ट 1 मिनट वेट करते हैं। जब वॉइस ठीक हो जाए तो आप लोगों ने बता देना है प्लीज। जिसकी तरह वॉइस का प्रॉब्लम है, जब उसको मेरी वॉइस क्लियर आए तो बता देना। ठीक है, अब क्लियर है। यहाँ पे सब आई थिंक कौन थे उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जी, मैं अब दोबारा बताता हूँ। देखो क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा जाए कि न्यूमोसाइट की डेवलपमेंट कब होती है, आप लोगों ने 20 वीक्स को पिक करना है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे की जो रेस्पिरेशन है, मतलब एक बच्चा सांस लेने के काबिल कब होता है, अप्रोक्सीमेटली 25th वीक पे बच्चे की जो रेस्पिरेशन होती है ना वो कैपेबल हो जाती है। बट फिर भी आप लोगों ने ये चीजें जो है ना वो एक हफ्ता आगे पीछे अगर आए तो वो पिक कर लेना है, क्योंकि हर बुक के अंदर जो है ना वो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है एक हफ्ते का। मतलब कुछ बुक्स में 24 वीक लिखा होगा, बट उसमें ये नहीं है कि आपने एक ही चीज को रट्टा लगा लेना है। बस 1 वीक या कुछ डेज का आप लोगों ने डिफरेंस माइंड में रखना है। तो ये आप लोगों का जो है ना वो फर्स्ट आपका लेक्चर था रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग डेवलपमेंट के अंदर। इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको पता होना चाहिए लंग की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है, किस स्ट्रक्चर से बनता है, व्हाट इज लंग बर्ड, व्हाट इज रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, ट्रेकियोएसोफेजियल रिजिस क्या होते हैं, और उसके बाद स्टेजेस के हर स्टेजेस में क्या क्या चीज आती है, कैसे डेवलपमेंट होती है। तो ये आप लोगों का जो है ना वो फर्स्ट लेक्चर था। आई होप कि सब लोगों को जो है ना ये चीज क्लियर होगी।